इंसान को अपने जीवन में इतिहास रचने और सफल होने के लिए केवल 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। पहला जुनून, दूसरा हौसला और तीसरा अनुभव। जुनून इंसान से वो तक करा देता है जो वो नहीं करना चाहता, और हौसला इंसान से वो तक करा देता है जो वो करना चाहता है, और अनुभव इंसान को बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसको करना है, क्या उसे नहीं करना है। So, hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about World History NCERT Class 9 Chapter 1. So let's start student. तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अब तक हम लोगों ने कक्षा 6, 7 और 8 यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में टॉपिक टू टॉपिक और चैप्टर वाइज डिस्कस किया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, तो जो कक्षा 6 और 7 और 8 में हमने पढ़ा था, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में और आधुनिक भारत के बारे में, तो यहाँ से पूरी की पूरी संभावना होती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएं। परंतु कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है तो मैं आपको भी अभी समझाऊंगा। तो देखिए, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री से जो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी पेपर 1 होता है, उससे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के लिए। देखिए, आप ये नोट कर लीजिएगा, जो कक्षा 9 की हिस्ट्री है वो केवल मेंस की परीक्षा में पूछी जाती है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन कभी कभार प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। ये नहीं है कि भाई प्रीलिम्स में बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, अगर मैं मना कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स में भी 1-आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से क्या था, क्या है, जो भी है एज इट इज़। तो देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ये जो है पूरे के पूरा जो विश्व इतिहास है, वो इस पूरा का पूरा विश्व इतिहास हमारी मेंस की परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं, 2013 में विश्व इतिहास से कम 40 अंकों का पूछा गया था। कितने अंकों का पूछा गया था? 40 अंकों का। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे, ऐसे ऐसे मैं आपको मेंस के लिए एक तरीके से क्वेश्चन भी बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिनको आप एक तरीके से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद उनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल हम इसके एक तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में हम इस कक्षा 9 की एनसीईआरटी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमें लोगों को इसमें जानकारी जानने के एक तरीके से सहायता प्रदान होगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इस पुस्तक का जो नाम है भारत और समकालीन विश्व। तो देखिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पढ़ा, तो जैसे हमने देखा था कि भारत आज़ाद होने के बाद, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद एक संविधान जो था वो भारत में लागू किया गया था। और संविधान भारत में कब लागू किया गया था ये आप भली भांति जानते हैं, 26 जनवरी सन 1950 को। ऑलराइट, तो वो भारत का जो संविधान लिखा गया था, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत का संविधान विभिन्न देशों की एक तरीके से मतों को लेकर के और उनके लोकतांत्रिक और उनके विचारों को लेकर के भारत का संविधान जो है पूरे विश्व से लिया गया था। ऑलराइट, तो अब देखेंगे कि क्या था। तो आपको पता ही होगा भारतीय संविधान में हमने क्या क्या बोरो किया है। तो एकता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो ये तीनों चीज़ें हमने एक तरीके से फ्रांस से बोरो की है। कहाँ से बोरो की है? फ्रांस से। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, एक तरीके से प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कि बंधुता, एकता और एक तरीके से समानता, ये कहाँ से बोरो किया गया है, यानी कि कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एक तरीके से सिलेबस के बारे में, मतलब क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक तरीके से जान लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए,
तो इसकी विषय सूची ये है जो कि 3 खंडों में बांटी गई है। तो खंड 1 में घटना और प्रक्रिया, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो यानी कि फ्रांसिस रेवोल्यूशंस के बारे में। फिर दूसरा हमारा इसमें अध्याय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और तीसरा इसमें है नास्तिवाद और हिटलर का उदय। तो आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर पता ही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव जो थे एक तरीके से पड़े थे। तो मैं आपको बता दूं पहले होता क्या था, यानी कि अगर कोई भी फ्रांस में कोई भी एक तरीके से बदलाव आता था, एक तरीके से कोई भी बदलाव यानी कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अगर बदलाव आता था तो यूरोप के देश को एक तरीके से सर्दी हो जाया करती थी, यानी कि वो चीज़ें यूरोप के देशों को भी प्रभावित करती थी। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होता था ये सब। तो हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे कोई भी आपका कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से मेंस में यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनने की जो है वो पूरी की पूरी संभावना रहती है। तो पहले हम खंड 1 के बारे में ही चर्चा करेंगे और धीरे धीरे से हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या कहाँ से पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो सभी चीज़ों को हम एक तरीके से टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो घटनाएं और प्रक्रिया, तो देखिए, तो पहले अध्याय में जैसा कि हमको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो देखिए, तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता एक तरीके से सहसुलभ सामान्य मानकर चलते हैं, तो लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबका एक ही इतिहास रहा है। तो देखिए, तो आज जैसे हमने अपने भारतीय संविधान में एक तरीके से समानता, एकता और बंधुता को कहाँ से लिया है? फ्रांस के देश से, यानी कि फ्रांस देश से हमने इसको बोरो किया है। तो परंतु उसका पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये हम लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम सभी बातों एक तरीके से सभी बिंदुओं पर एक तरीके से हम चर्चा ही करेंगे। तो देखिए, इसमें हुआ क्या था, जो फ्रांसीसी क्रांति के जरिए हम लोग इसमें इतिहास के हिस्सों को समझने में मदद मिलेगी, यानी कि किस बिंदु का किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो क्या समाप्त किया था? राजतंत्र। तो आप लोगों को पता ही होगा राजतंत्र का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे मैं एक राजा हूँ और मेरी संतान है तो वो भी एक राजा ही बनेगी। तो एक तरीके से राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित किया था। लोकतंत्र का मतलब होता है, जैसे आज वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश है, यानी कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि जनता की इच्छा से चुने गए प्रधानमंत्री, एक तरीके से यानी कि जो हमारे देश के लीडर को चुना जाता है वो जनता की इच्छा से चुना जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता की इच्छा से किए गए कामों का जो किया जाता है उसे हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो राजतंत्र को एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने अलग कर दिया था, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो विशेषाधिकार पर आधारित व्यवस्था में शासन की गई नई व्यवस्था उदित हुई थी। तो क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र नए युग के आगमन का घोतक था। तो सबके एक समान अधिकार होते थे और हर एक व्यक्ति बराबरी का एक तरीके से दावा कर सकता था। तो देखिए, तो राजतंत्र जब एक तरीके से फ्रांस में स्थापित था तो वहाँ पर होता क्या था, यानी कि लोगों को एक तरीके से ना ही तो स्वतंत्रता थी, ना ही उनके लिए बंधुता थी, और ना ही एक तरीके से उनको मुक्ति थी, और ना ही एक तरीके से उनको समानता थी। यानी कि सब चीज़ें जितनी भी होती थी, जितनी पावर्स होती थी, वो सभी जो है वो राजा के हाथ में होती थी, ना कि जनता के हाथ में। तो जब एक तरीके से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र को एक तरीके से स्थापित कर दिया गया, तो लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हुआ क्या कि व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा भी मिलने लगा, समान अधिकार भी मिलने लगे। तो एक तरीके से सभी चीज़ें थी, एक तरीके से जो एक व्यक्ति को चाहिए, तो एक व्यक्ति को वो चीज़ें जो थी वो मिलने लगी थी। तो ये सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई थी। तो समानता और स्वतंत्रता की यह सोच का युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों से समझा और साधा गया। तो भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कई ऐसे विचार
को जन्म दिया था जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों को भारत और मुहावरों को 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, हम इस पुस्तक में 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक हम चर्चा करेंगे? 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक। तो 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक जब हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा ये कर लेंगे तो एक तरीके से हमारे इतिहास को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कौन सी चीज़ कहाँ से एक तरीके से इंटरकनेक्ट है, तो ये सभी जो तमाम हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब पहले हम जान लेते हैं रेवोल्यूशन का मतलब, यानी कि क्रांति का मतलब। तो देखिए, सीधी सीधी सी इसकी परिभाषा है, ज़्यादा आप चक्कर में मत पड़ना, तो आप इसको समझ लीजिए। यानी कि रेवोल्यूशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो क्रांति का मतलब ये होता है जब बहुत सारे लोग किसी राजनीतिक बदलाव को लाने के लिए आंदोलन करते हैं तो उसे एक तरीके से क्रांति कहा जाता है। यानी कि कम समय में बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ को लेकर राजनीतिक मुद्दे को लेकर समाज में या देश में बदलाव करते हैं तो उसे क्रांति कहते हैं, यानी कि रेवोल्यूशंस कहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति भी एक इसी तरीके का हिस्सा थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम अब चर्चाएं करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या फ्रांसीसी क्रांति में बताने की हम लोगों को कोशिश की गई है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, तो मैंने आपको क्रांति के बारे में बता ही दिया है कि क्रांति किसको कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और क्या क्या इसकी वजह से बदलाव आए, तो इसके बारे में हम पूरा डीपली एक तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए होता है। तो मेंस के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है वो डिस्कस करना होगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, किसी भी बिंदु का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए हम लोगों को फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत होती है। तो इसके माध्यम से होता क्या है, एक तरीके से हम स्टोरी के बेसिस पर ही पूरी की पूरी कहानी को समझ लेते हैं, जिससे कि आसानी होती है। यानी कि हम एक तरीके से पूरी उस स्ट्रक्चर को, पूरी उस कहानी को और पूरी उस स्टोरी को एक तरीके से पूरा का पूरा हम अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को एक पिक्चर जो है एक मिल जाती है कि किस तरीके से एक्चुअल में हुआ क्या होगा। तो देखिए, तो 1779 की बात है, 1789 की बात है, यानी कि 14 जुलाई की। तो 14 जुलाई की सुबह हुआ क्या था, जो एक पेरिस का नगर था, तो वहाँ आतंक का माहौल बना हुआ था। तो आतंक का माहौल इसलिए बना हुआ था क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि सम्राट के द्वारा, यानी कि एक तरीके से राजा के द्वारा सेना को ये आदेश दिया जा रहा है कि जो जनता है उन पर गोली चला दी जाए। तो इस चीज़ को, यानी कि इस अफवाह को चलते जो जनता थी, एक तरीके से जनता ने सेना बनाने का, एक तरीके से सेना को गठन करने का, यानी कि एक तरीके से गठन उन्होंने किया, यानी कि सेना का उन्होंने गठन किया। तो उसमें गठन करने के बाद वो हथियारों के साथ उन्होंने पूरे पैलेस को एक तरीके से तबाह कर दिया था। तो एक तरीके से जो पूरा पैलेस था वो पूरा पैलेस उन्होंने तबाह कर दिया था। तो उसमें हुआ क्या था, जो 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए थे, तो उन्होंने जनसेना यानी कि जनता के द्वारा जो सेना बनाई जाती है उसका गठन करने का निर्णय लिया। तो हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों को जबरन एक तरीके से उन्होंने प्रवेश किया और अंततः सैकड़ों लोगों को एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। तो पूर्वी भाग की ओर एक तरीके से बास्तिल की जेल थी, तो जिसे तोड़ डाला था। तो वहाँ भारी मात्रा में उन लोगों को गोला बारूद मिलने की एक तरीके से संभावना थी। तो हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया था और कैदी छुड़ा लिए गए। तो यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, तो सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। एक तरीके से जो ये हो रहा था, यानी कि सब जो चीज़ें हुई, यानी कि ये पूरी की पूरी जो घटना हुई एक अफवाह पर आधारित थी, यानी कि एक तरीके से पूरे रूमर्स पर आधारित थी। और रूमर्स से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि एक तरीके से लोगों को ये लग रहा था कि एक तरीके से जो नागरिक है उन नागरिकों पर सेना के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया है सम्राट के द्वारा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। और इस रूमर्स के चलते हुए ही एक तरीके से जो ये पूरी घटना था उस पूरी घटना ने रूप ले लिया। तो उसके बाद इस घटना के कई दिनों तक
पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में बहुत सारे संघर्ष हुए और अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों को विरोध कर रही थी। तो बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो इन सभी तमाम बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आई होप कि आपको एक तरीके से स्टोरी समझ आई होगी। एक तरीके से किसी ने कहा कि सम्राट के द्वारा सभी जनता पर सेना के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया है। तो इसी एक तरीके से पूरी रूमर्स और पूरी अफवाह को सुनते हुए जनता में एक तरीके से विद्रोह जो था वो उत्पन्न हुआ, और विद्रोह उत्पन्न होने के बाद वो उनके पैलेस के वहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने जनसेना बनाने का एक तरीके से क्या लिया, निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद एक तरीके से उन्होंने पूरे पैलेस को तबाह कर दिया और काफ़ी ज़्यादा जो अवशेष थे उनको पूरी की तरह बेच डाले। तो उसके बाद इस पूरी क्रांति ने अपना रूप लिया। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो देखिए, तो 18वीं सदी के उत्तराधार में फ्रांसीसी समाज, तो फ्रांसीसी समाज कैसा था, क्या कुछ था, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सन 1774 में बुर्बोन राजवंश का लुई एक तरीके से 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। इसका मतलब 16 होता है, तो 16वां यानी कि फ्रांसीसी का राजगद्दी पर आसीन हुआ था। तो उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। तो किससे हुआ था? एंतोइनेट से हुआ था। तो यानी कि एक तरीके से काफ़ी कम उम्र में ही इसका जो था एक तरीके से विवाह राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हो गया था। तो 1774 में एक तरीके से लुई बुर्बोन राजवंश का लुई जो था एक तरीके से गद्दी पर आसीन हो गया था। तो फिर हुआ क्या था, जो राजरोहण के समय उन्होंने राजकोष खाली पाया। राजकोष का मतलब होता है जो एक तरीके से खजाना होता है, तो खाली पाया। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब अधिक से अधिक एक तरीके से युद्ध की स्थिति रहती थी, तो युद्धों में जो सेनाओं को एक तरीके से बारूद के ऊपर उन्हें खर्च करना होता था और अन्य हथियारों के ऊपर उनको खर्च करना होता था। तो इसी के चलते जितना राजकोष था वो खाली हो चुका था। तो वायसराय यानी कि विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। यानी कि जो वायसराय का महल था एक तरीके से उसको ऐसा का ऐसा हूबहू बनाए रखने के लिए और उसकी खूबसूरती को एक तरीके से बरकरार रखने के लिए जो फिजूल खर्च था वो वैसा का वैसा ही था। तो लुई एक तरीके से 16 ने शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का जो था एक तरीके से कर्जा और जुड़ गया था, जबकि उस समय से पहले 2 अरब लिब्रों का बोझ चढ़ा हुआ था। तो देखिए एक तरीके से जो फ्रांस था कितने भारी कर्जे के अंदर वो डूबा हुआ था। तो युद्धों के कारण वो डूबा हुआ था। पहली कंडीशन तो हम लोगों को यहीं से ये समझ में आती है कि जो राजकोष उसका खत्म होने का एक तरीके से नष्ट होने का कारण था, पहला तो युद्ध ही रहा, क्योंकि युद्ध अधिक होते थे तो सेना का खर्च भी अधिक होता था। और फिर उसके महल को लेकर यानी कि वायसराय को महल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उसकी खूबसूरती को बेकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा उस पर किया जाता था, यानी कि एक तरीके से फिजूल खर्ची अधिक की जाती थी। फिर एक तरीके से इस पर ये इतना कर्जा जो था वो हो चुका था। अब देखिए, तो अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। तो यानी कि अब उन्होंने एक तरीके से क्या करना की सोची, यानी कि जो कर था तो करों को एक तरीके से यानी कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। तो यह कदम भी एक तरीके से क्या था, नाकाफ़ी था। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बांटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण की ही कर अदा कर पाते थे। यानी कि जो थर्ड लेवल के लोग होते थे एक तरीके से वही कर यानी कि वही टैक्स जो थे वो अदा कर पाते थे। तो पहले हम चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम लोगों के जो डाउट्स हैं वो डायरेक्टली क्लियर होते चलें। तो देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को भारत के बारे में पता ही है कि भारत जो है वो 4 एक तरीके से वर्णों में बांटा गया था। तो भारत एक तरीके से पहले, अब तो हालांकि वो बात है
कि काफ़ी ज़्यादा जातियां हैं, जातियों की उपजातियां हैं, परंतु हमने जब अपने प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्णों में भारत को एक तरीके से जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो उसे हम कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। परंतु फ्रांस में क्या था, एक तरीके से प्रथम स्टेट तो यानी कि पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और किसान और कारीगर, और छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर। तो तृतीय स्टेट वाले जो लोग होते थे उनको टैक्स पे करना होता था, यानी कि पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। तो ये सबसे बड़ा जो है एक तरीके से भेदभाव हम लोगों को नज़र आता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों को लेकर के बदलाव के जो है पहलू को एक तरीके से अपनी चाल मिली। तो देखिए, तो एस्टेट का समाज, तो ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। तो देखिए, अमीर कहाँ पे मिलते हैं, यानी कि बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। तो ये अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। तो तृतीय स्टेट में अमीर और गरीबों को दोनों को लिया गया था, और द्वितीय और फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को लिया गया था, यानी कि 2 वर्गों को लिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामंत सन 1789 यानी कि 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संसाधनों के लिए होता था। तो देखिए, हमने चित्र 2 में जैसा कि देखा कि जो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था है तो वो किस तरीके की है, यानी कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि 90% किसान होने के बाद भी जो ज़मीनी मालिक थे उनकी संख्या बहुत कम थी, यानी कि लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो किन का अधिकार था, 60% तो कुलीन वर्गों के एक तरीके से लोगों का, यानी कि जो सेकंड एस्टेट के लोग होते थे उनका अधिकार था, और जो चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था, यानी कि जो अमीर यानी कि जो व्यापारी होते थे और जो वकील होते थे उनका अधिकार था। ठीक है, तो प्रथम 2 एस्टेट यानी कि कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी कि जन्म से ही उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो यानी कि सबसे बड़ा एक तरीके से हम लोगों को भेदभाव यहाँ पर समझ आता है कि एक तरीके से भेदभाव यानी कि वर्गों को लेकर, और एक तरीके से जैसा हमने अपने वर्णों के बारे में चर्चाएं की थी प्राचीन भारत के इतिहास में, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भी भेदभाव देखने को मिलता था, यानी कि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य होते थे, अलग अलग कार्यों में उनको बांटा गया था। इसी तरीके के भेदभाव हम लोगों को यहाँ मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि ब्राह्मणों को एक तरीके से धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था, यानी कि एक तरीके से उनको जन्म से ही ये विशेष अधिकार दिया गया था। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी पादरी वर्गों के लिए कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही उनको प्राप्त थे। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि जो राज्य को एक तरीके से टैक्स देना होता था उसमें छूट मिलती थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। तो कौन से कुलीन वर्ग को एक तरीके से विशेष अधिकार हासिल थे, तो वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। तो सामंती कर जो है एक तरीके से वो किसानों से वसूल किया करता था। तो इन्हें ये कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो यानी कि एक तरीके से ये जो कड़ियाँ हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई दिखती हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमिलर भी हम लोगों को दिखती है। अगर हम बात भारत की करें तो भारत में भी वर्ण व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की थी, परंतु उसमें जातियों का कोई एक तरीके से लेवल नहीं था। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से लोगों को वर्गों और एस्टेट्स के नाम पर बांटा गया था, जिसमें किसान भी होते थे, भूमिहीन भी होते थे, मजदूर भी होते थे, नौकर भी होते थे, सभी लोगों को एक ही कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा यानी कि टाइट, उसे टाइट कहा जाता था, यानी कि धार्मिक कर। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ये एक तरीके से शब्दावली से आप लोगों को पता ही होगा, यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि टाइड का मतलब होता है धार्मिक कर,
यानी कि उसको वसूला जाता था एक तरीके से। तो ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, पर इन करों में टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो उनके शामिल थे। तो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट कर जो था वो नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता था? नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर। तो इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ था वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो एक तरीके से गरीब जनता होती थी, यानी कि जो थर्ड एस्टेट वाली एक तरीके से पूरी की पूरी ये जनता होती थी, यानी कि थर्ड एस्टेट में जितने भी लोग आते थे वो इन करों का सामना उनको करना होता था। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए, तो नए शब्द क्या क्या हमने इसमें देखे। तो लिवरे यानी कि फ्रांस की एक मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, तो लिवरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। तो 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑलराइट। तो एस्टेट यानी कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियतों को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, यानी कि क्रांति पूर्व यानी कि क्रांति से पहले जो फ्रांसीसी समाज था, जो यानी कि फ्रांसीसी एक तरीके से फ्रांस के लोगों को समाज था, उनकी सत्ता थी, उनकी सामाजिक हैसियतों और अभिव्यक्त करने वाली श्रेणियों को एस्टेट कहा जाता था। अब पादरी वर्ग हमने इसमें देखा। तो पादरी वर्ग का मतलब होता है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। तो देखिए, तो पादरी वर्ग, जैसे हमने अपने भारत के वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को एक तरीके से सबसे ऊंचे दर्जे के रूप में पढ़ा था और देखा था, तो इसी तरीके से फ्रांस में भी पादरी वर्ग को सबसे सर्वोच्च एक तरीके से माना जाता था, यानी कि वो चर्च के विशेष कार्यों को करने का एक तरीके से विशेष समूह होता था। और टाइड का मतलब होता था चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो यानी कि टाइड कितना कर देना होता था? तो टाइड का मतलब होता था जो कृषि में मान कर चलिए आपने 100 रुपये कृषि से बचाए तो उसका 10% 10 रुपये आपको कर देना होता था। यानी कि सीधा बात की जाए तो 10% कर आपको चुकाना होता था टाइड के मुताबिक, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति होने से पहले। और टाइल का मतलब होता था सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, यानी कि डायरेक्टली स्टेट को जो टैक्स था वो पे जो किया जाता था उसे टाइल्स कहा जाता था। ऑलराइट। तो आज केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, क्या किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत एक तरीके से पता चला होगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहे थे और किस किस तरीके से इसमें हम बदलाव आते हुए देखेंगे और किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कि हमने प्राचीन भारत में अपने वर्ण व्यवस्था को पढ़ा था, इसी तरीके से हमने फ्रांस में एस्टेट्स के बारे में पढ़ा। तो यानी कि इतना ज़्यादा कोई एक तरीके से परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, परंतु काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सिमिलर मिलती है। ऑलराइट। तो कल हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद। और